हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2022 का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए हैं जो कि आपके आने वाले एमपीपीएससी के प्री एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। सबसे पहले यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 12वें शिलालेख में। फिर है, रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है मंदसौर अभिलेख। फिर है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा नामक जीव का उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शरीर की त्वचा व मुख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वोमेन संपुट मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो इसका राइट आंसर है वृक्क का। फिर है, एलपीजी को दुर्गंध युक्त बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रुधिर शिराओं को मजबूत बनाने में अहम है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। इसके बाद है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के नाभिक में स्थित, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से डैश है, बताना किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटॉन के बराबर होती है। नेक्स्ट है, किसी समिति की सिफारिश पर मतदाता की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो तारकुंडे समिति की सिफारिश पर मतदाता की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। नेक्स्ट है, कुरुआ नामक कृषि किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सम्मिलित नहीं है? तो युगांडा जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। बाकी के जो 3 देश हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित हैं। इसके बाद है, करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है जम्बेजी नदी। ठीक है, जम्बेजी नदी इसका राइट आंसर है। जम्बेजी नदी पे है करीबा बांध। इसके बाद है, क्योटो प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं और पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इसके बाद है, 24वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो इसका राइट आंसर है भारत व पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा जब बतौर विधायिका कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो इसका राइट आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत व मूल्य आयोग यानी कि CACP की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSH हार्मोन जो है ये मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगला है, गामा किरणें क्या होती हैं? तो इसका राइट आंसर है रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, ताऊ बूट्स क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है? तो जो ताऊ बूट्स है ये एक स्टार सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी ने चेन्नई बंदरगाह पर कौन से नए तटीय अनुसंधान वाहन राष्ट्र को समर्पित किए थे? तो इसका राइट आंसर है सागर अन्वेषिका। सागर अन्वेषिका इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कॉलेज छात्रों द्वारा विकसित उपग्रह लॉन्च करेगा, इस उपग्रह का नाम क्या है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है श्री शक्ति सैट। अगला क्वेश्चन है, केरल के किस चर्च को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। अगला क्वेश्चन है, सुहास कुलकर्णी जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत से यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर है स्नेहकुंज ट्रस्ट ने। ठीक है, स्नेहकुंज ट्रस्ट ने 2021 में यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज जीता है। आगे यहाँ पे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा कथन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग 28 मिनट का अंतर है। और तीसरा कथन है, मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। तो इसमें जो पहला और तीसरा कथन है ये बिल्कुल सही है, जबकि जो दूसरा कथन है ये गलत है। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में 28 मिनट का नहीं, यहाँ पे 34 मिनट का अंतर रहता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अकोला, अमरावती सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था। और जो दूसरा कथन है ये है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया था। तो हमें बताना है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो देखिए, जो पहला कथन है ये सही है और जो दूसरा कथन है ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मंदसौर जिले का भानपुरा तहसील था, इसके सुनील टप्पा को राजस्थान को दिया गया था, ना कि पूरे भानपुरा तहसील को, इसलिए दूसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी कब बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश का 52वां जिला, सबसे पहले तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 52वां जिला कौन सा है, तो ये है निवाड़ी। और इसे बनाया कब गया था? इसे बनाया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। और किससे अलग करके बनाया गया था? इसे टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। अगला है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? तो इसका राइट आंसर है 77,482 वर्ग किलोमीटर। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश जो है इसमें सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में सागौन वृक्ष पाया जाता है, जो कुल वन क्षेत्रफल के 20% भाग में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, सागौन वृक्ष का वनस्पतिक नाम शोरिया रावक्टा है। तो हमें बताना है कौन सा कथन जो है ये सत्य नहीं है। तो इसमें जो दोनों कथन हैं ये दोनों ही गलत हैं। गलत क्यों हैं? क्योंकि देखिए, सागौन वृक्ष जो है इसका वानस्पतिक नाम जो है ये टेक्टोना ग्रांडिस है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाता है। और जो पहला कथन है इसमें यहाँ पे देखिए 20% दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, मध्य प्रदेश का जो कुल वन क्षेत्र है उसके 17.8% भाग में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए दोनों कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये उमरिया में स्थित है। इसकी जो स्थापना है ये 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे 3 कथन दिए हैं। पहला कथन है, ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, ये वनों में सागौन, शीशम, नीम, पीपल पाए जाते हैं। और तीसरा कथन है, ये जो वन है ये होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि कौन से जो कथन है सही हैं। तो जो दूसरा कथन है और तीसरा कथन है ये सही है, और जो पहला कथन है ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। इसके बाद है, राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित है। दूसरा कथन है, यह पशु चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। तीसरा कथन है, यह सामान्यतः आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि कौन से कथन इसमें सही है। तो देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। इसके बाद है, बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों की संख्या में निम्नलिखित को क्रमानुसार करना है हमें। तो यहाँ पे कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश है और उसके बाद उत्तराखंड है। तो 2018 में आई बाघ रिपोर्ट के अनुसार हमें इन्हें क्रम में लगाना है, मतलब सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे हैं।
तो सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं ये मध्य प्रदेश में है 526। इसके बाद है कर्नाटक दूसरे नंबर पे 524, और जो उत्तराखंड है ये तीसरे नंबर पे है 442 बाघों के साथ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश सबसे पहले, इसके बाद कर्नाटक दूसरे नंबर पे और उत्तराखंड तीसरे नंबर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद है खरमोर पक्षी का संरक्षण निम्नलिखित अभ्यारण्य में किया जाता है, कहाँ कहाँ पे। एक है ग्वालियर का घाटी गांव, दूसरा है रतलाम का सैलाना, और उसके बाद है धार का सरदारपुर। तो कहाँ कहाँ पे होता है, तो रतलाम के सैलाना और धार के सरदारपुर में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड और थर्ड ये दोनों सही हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर है सतना। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत से लोगों को रीवा भी लगेगा, क्योंकि ये जो टाइगर सफारी है ये एक्चुअली में मुकुंदपुर में है, और मुकुंदपुर ऐसी जगह है जो रीवा और सतना के बीच में पड़ती है। तो काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये मुकुंदपुर रीवा में होगा, तो इसका ऑप्शन वो रीवा भी टिक कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो मुकुंदपुर है ये सतना के अंदर आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सतना। आगे है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, किसे किसे, तो पहला ऑप्शन है पातालकोट, इसके बाद है नरो हिल्स, और इसके बाद है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो किसे किसे दी गई है, तो इसका राइट आंसर है पातालकोट और नरो हिल्स। इसके बाद है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा कथन है इसे 1955 में वन जीव अभ्यारण्य एवं 1973 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। और तीसरा कथन है इसी उद्यान से मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे पहला कथन और जो तीसरा कथन है ये सही है, ठीक है, पहला कथन और तीसरा कथन ये सही है, जो दूसरा कथन है ये गलत है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। तो यहाँ पे देखिए कपिलधारा, मंदार और धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, ये जो चारों ही जलप्रपात हैं ये नर्मदा नदी बनाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों को सर्वाधिक लंबाई के अनुसार क्रमबद्ध करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए सोन, बेतवा, चंबल, ताप्ती। तो सबसे बड़ी कौन सी है, चंबल, उसके बाद कौन सी है, सोन नदी, इसके बाद है ताप्ती नदी, और उसके बाद है बेतवा नदी। तो ठीक है, सबसे पहले आ जाएगी कौन सी, चंबल। तो चंबल कौन सी है, ऑप्शन 3। इसके बाद आएगी सोन, सोन है 1। इसके बाद है ताप्ती, ताप्ती यानी कि 4, और इसके बाद बेतवा यानी कि 2। तो 3, 1, 4, 2 हमारा सही क्रम है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 3, 1, 4, 2 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चंबल नदी है, इसकी लंबाई है 365 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर, और बेतवा नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों के उद्गम स्थल में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सोन और काकरी वर्डी, ये यहाँ पे गलत है। नर्मदा मैकल श्रेणी सही है, ताप्ती मुल्ताई सही है, चंबल जानापाव पहाड़ी सही है, सोन और काकरी वर्डी गलत है। सोन नदी का जो उद्गम है ये अमरकंटक के मैकल श्रेणी से ही होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 3 कथन है। पहला है प्राणहिता नदी वर्धा व वैन गंगा का संगम है। दूसरा है बुंदेलखंड की गंगा केन नदी को कहा जाता है, और तीसरा है आदिवासियों की गंगा महानदी को कहा जाता है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सत्य है, जबकि जो दूसरा कथन है ये गलत है। जो बुंदेलखंड की गंगा है ये केन नदी को नहीं कहा जाता है, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रजत जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान पे है। तो ये है पचमढ़ी में, ठीक है, रजत जलप्रपात पचमढ़ी में है। अगला क्वेश्चन है सौसर, सकोली व चिल्पी श्रेणियाँ किस चट्टानी क्रम से संबंधित हैं। तो ये जो तीनों श्रेणियाँ हैं ये संबंधित हैं धारवाड़ से। अगला क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो इनके मध्य में मालवा का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है मालवा के पठार की चोटियों को ऊंचाई के अनुसार हमें यहाँ पे अरेंज करना है, क्रम अनुसार उन्हें अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले होगा सिगार, इसके बाद होगा जानापाव, और लास्ट में आएगा धजारी। तो 2, 1, 3 हमारा सही क्रम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सिगार की ऊंचाई है 881 मीटर, जानापाव की ऊंचाई है 854 मीटर,
और धजारी की ऊंचाई है 810 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक प्रदेश को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा सोन घाटी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु है इसे सियाला के नाम से जाना जाता है। तो शीत ऋतु तो हो गई सियाला के नाम से। इसके अलावा जो ग्रीष्म ऋतु है ये यूनाला के नाम से जानी जाती है, और जो वर्षा ऋतु है ये चौमासा के नाम से जानी जाती है। इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सामान्य ज्ञान खेल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फीफा ने हाल ही में किस खिलाड़ी को बैलोन डी'ओर अवार्ड प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी। ठीक है, अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं ये फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में इंडोनेशिया ओपन में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर है आन से यंग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश वर्ष 2024 में विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा ने कितने टेस्ट शतक बनाए हैं, कितनी टेस्ट सेंचुरी बनाई है ब्रायन लारा ने, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 यानी कि 34। नेक्स्ट है, टॉमी पॉल किस देश के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट का भी है। तो इसका राइट आंसर है 5। ठीक है, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुनील छेत्री। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में किस देश ने FIH चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है पैट कमिंस। इसके बाद है, वर्ष 2021 में इनमें से किस महिला मुक्केबाज को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लवलीना बोरगोहेन। इसके बाद है, वर्ष 2018 में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था? 2018 की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है रोजर फेडरर। फिर है, विंटर ओलंपिक 2018 में आइस हॉकी का जो स्पर्धा है इसमें महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा ने महिला युगल वर्ग में इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल नहीं जीता है? ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल नहीं जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। इसके बाद है, भारत ने एशियन गेम्स 2014 में कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57। इसके बाद है, वाटर पोलो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हंगरी। इसके बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लसिथ मलिंगा, जो कि श्रीलंका से हैं। इसके बाद है, इटली के गोलकीपर जियान लुइगी डोन्नारूमा किस क्लब के लिए फुटबॉल खेलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस सेंट जर्मेन, जिसे शॉर्ट में PSG के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद लुइस हैमिल्टन किस देश के फार्मूला 1 रेसर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन। इसके बाद है, एशियन गेम्स 2018 में महिलाओं में बात की जाए, महिलाओं श्रेणी में, तो फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था एशियन गेम्स 2018 में महिलाओं में? तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका जापान। इसके बाद वर्ष 2019 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में किस खिलाड़ी को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं। इसके बाद इंग्लैंड ने वर्ष 2017 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में किस देश को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, ATP कप टेनिस टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर है सर्बिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा? तो इसका राइट आंसर है पेरू। और आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस घरेलू टीम ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए, यहाँ पे भारत के कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा इनमें से? तो इसमें जो स्ट्रोम्बोली है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद है, पृथ्वी की बहन की संज्ञा किस ग्रह को दी जाती है? तो शुक्र ग्रह को
दी जाती है पृथ्वी की बहन की संज्ञा। इसके बाद है लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो जो लोकटक झील है ये मणिपुर में स्थित है। इसके बाद है भारत नेपाल सीमा पर कौन सी हिमालय पर्वत चोटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कंचनजंगा। इसके बाद है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, 2 हैं मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग। जो पहला है ये खंडवा के ओमकारेश्वर में है और जो दूसरा है ये उज्जैन के महाकालेश्वर में है। इसके बाद है धुवेला संग्रहालय, जो कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता था। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये छतरपुर में है। इसके बाद है बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये है सोन नदी पे। इसके बाद है मध्य प्रदेश के रायसेन किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ये है राजा राज बसंती ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है सागर। इसके बाद है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है कुजुल कडफिसेस ने। ठीक है, कुजुल कडफिसेस। इसके बाद है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 में। नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1627 में। इसके बाद है वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसके बाद है तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय में। इसके बाद है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग गठन का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को। कब दिया गया था ये भी याद रखिएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो रचना थी चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा इनकी रचना भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो ये है नैनीताल में। इसके बाद है मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगती है? देखिए जो यहाँ पे 4 जिले दिए गए हैं अशोकनगर, राजगढ़, अनूपपुर और उमरिया। तो हमें बताना है जो 4 जिले हैं तो किस जिले की सीमा जो है ये दूसरे राज्य से नहीं लगती है? तो इसका सही जवाब है उमरिया। ठीक है, उमरिया की जो सीमा है ये किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती है। इसके बाद है भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 36वां इसका राइट आंसर है। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद है G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है इटली। हुआ कब था? 30 से 31 अक्टूबर 2021 को। इटली की जो कैपिटल है रोम, वहाँ पे। इसके बाद है मध्य प्रदेश के वर्तमान नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है श्री हरदीप सिंह डंग जी। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत रहा 101वें स्थान पे, 101। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। इसके बाद है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अब्दुल रज़क गुरनाह को। अगला क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग व विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। इसके बाद है भारत के पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है वी नरहरि राव। वी नरहरि राव इसका राइट आंसर है। ये 1948 से लेकर 1954 तक भारत के सीएजी रहे थे और ये भारत के पहले सीएजी थे। इसके बाद देखिए कुछ और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मालवा में मराठा राज्य की नींव कब पड़ी थी? तो ये पड़ी थी 1732 में। अगला क्वेश्चन है काबुल में 1915 को स्थापित भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासकों के खिलाफ मध्य प्रदेश में प्रथम विद्रोह कौन सा था? तो ये था बुंदेला विद्रोह। इसके बाद है कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ पे है? तो ये है सीहोर में। नेक्स्ट है शहीद गंजन सिंह कोरकू किस सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे? तो
तो इसका राइट आंसर है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 1930 में जो हुआ था उसके। इसके बाद है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 45 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इसके बाद है स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है सुश्री वैष्णवी कहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथमतः प्रकलन समिति कब गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1957 में। अगला है मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं? तो ये हैं सत्यनारायण सिंह जी। इसके बाद है मध्य प्रदेश में प्रथमतः राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था 1977 में। इसके बाद है नर्मदा नदी प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है 15। इसके बाद है इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस यह किस प्रसिद्ध शासक के साम्राज्य को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर है छत्रसाल बुंदेला। अगला क्वेश्चन है गोंड सम्राट राजा संग्राम शाह मरावी को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है पदयात्र पहाड़ से उद्गमित नदी कौन सी है? तो यह है शिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में एनटीपीसी का संस्थान कौन सा है? तो यह है विंध्याचल प्रोजेक्ट। इसके बाद है 64 योगिनी शिव मंदिर कहाँ है? तो यह है मितावली में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ नहीं है? तो पीथमपुर में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। पीथमपुर में यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं है। इसके बाद है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक औसत जोत वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हरदा। इसके बाद है देश के खनिज उत्पादन में निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है कॉपर। इसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा? तो मध्य प्रदेश को इस परियोजना से विद्युत मिलेगा। इसके बाद है प्रस्तावित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में मध्य प्रदेश जो है तो यहाँ से कितने जिलों से ये जो एक्सप्रेस वे है ये नहीं गुजरेगा? ठीक है, तो ये भोपाल से नहीं गुजरेगा, दिए गए ऑप्शन में से भोपाल से नहीं गुजरेगा, बाकी रतलाम झाबुआ और मंदसौर से होकर गुजरेगा। कौन सा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। इसके बाद है मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो यह है 5199 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की जो लागत है इसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है? तो केंद्र सरकार का हिस्सा है 90%। इसके बाद मध्य प्रदेश का शीर्ष जनजाति आबादी जिला कौन सा है? तो प्रतिशत में बात की जा रही है तो अलीराजपुर यहाँ पे मध्य प्रदेश का शीर्ष जनजाति आबादी वाला जिला है। प्रतिशत में बात करें तो अलीराजपुर में 89% है यहाँ पे जनजाति आबादी। इसके बाद क्वेश्चन है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो ये है अलीराजपुर। और आखिरी क्वेश्चन है देश का भौगोलिक केंद्र बिंदु कहाँ है? तो ये है करौंदी में। करौंदी एक गांव है जो कि मध्य प्रदेश के कटनी में आता है। इसका देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दी गई है। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है अभी रिसेंट में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, याद रखिएगा, हैदराबाद में खुला है भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अब चट्टानों की बात हो रही है तो कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला रॉक म्यूजियम जो है हैदराबाद में, ये तो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक रॉक गार्डन भी है। तो रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। इसके बाद जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है इसे किस नाम से जाना जाता है? किसके द्वारा बनाया गया था इसे? तो नेकचंद गार्डन के नाम से इसे जाना जाता है। देश के प्रसिद्ध रॉक आर्टिस्ट थे नेकचंद्र जी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और उन्हीं के नाम पे इनका नाम दिया गया था इस गार्डन का। इसके बाद है मध्य प्रदेश में जो सैंडस्टोन की खदानें ये कहाँ स्थित हैं? तो ये है कटनी में। इसके बाद है भेड़ा घाट नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, ये कहाँ पे है? तो ये है जबलपुर में। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो भेड़ा घाट है ये प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये संगमरमरी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक और जलप्रपात है जबलपुर में जिसका नाम है धुआंधार, इसका भी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डे दिया हुआ है। तो देखिए 15 जनवरी को मनाया जाता है हर साल भारत में भारतीय सेना दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हर साल 15 जनवरी को भारत में मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। और 15 जनवरी ही क्यों चुना गया डेट? क्योंकि 15 जनवरी को ही फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी ने भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था। इस कारण से 15 जनवरी डेट चुनी गई है। तो आपको याद रखना है 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। इसके अलावा अभी कोविड के टाइम पे एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा, इसका नाम आपको याद रखना है। इस ऑपरेशन का नाम है नमस्ते। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते, ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया जा रहा है कोविड से निपटने के लिए।
इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं कैप्टन हरप्रीत चंडी। तो ये अभी रिसेंट में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंची हैं और ये दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बन गई हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कैप्टन हरप्रीत चंडी। इसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो एक्चुअली में इसकी जो स्थापना हुई थी, इसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इसी के उपलक्ष्य में जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये बकरी के दूध से पनीर बनाएगा। इस कारण से ये न्यूज़ अभी रिसेंट में दिखाई गई थी। इसके बाद है दुबई की न्यूज़। यहाँ पे ग्लास का पिरामिड बनाया गया और इसे गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराने के लिए यहाँ पे सिफारिश की गई है। तो आपने देखा होगा मूवीज़ में शैम्पेन के ग्लास को एक के ऊपर एक रख के पिरामिड बनाया जाता है, उसी पिरामिड की बात हो रही है। तो दुबई का एक होटल है एटलांटिस पाम होटल, जिसमें 52,740 शैम्पेन ग्लास से 27 फीट ऊंचा पिरामिड बनाया गया है और इसी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए दावेदारी की गई है। अभी जो रिकॉर्ड है ये मैड्रिड के नाम पे है। 2017 में यहाँ पे 50,116 ग्लास से पिरामिड बनाया गया था। इसके बाद है ब्लूफिन टूना मछली। तो ये जापान की मछली है, जापान में पाई गई है। इसका वजन जो है ये 211 किलो है और इसकी जो नीलामी हुई है ये लगभग 11 करोड़ रुपए में हुई है। यानी प्रति किलो बात की जाए तो 5 लाख रुपए प्रति किलो के रेट में ये बिकी है, इस कारण से न्यूज़ में थी। नाम है इसका ब्लूफिन टूना मछली और कहाँ पे पाई गई है, जापान में। इसके बाद है केन तनाका। तो ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अपना 119वां जन्मदिन मनाया है, इस कारण से ये न्यूज़ में है। इसके बाद है एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है सब्लिमोशन। ये दुनिया का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, ठीक है। स्पेन का है ये होटल, इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम है सब्लिमोशन और यहाँ पे एक व्यक्ति की बात करें अगर खाने की, तो यहाँ पे लगभग 1,29,000 रुपये कीमत आती है एक व्यक्ति के खाने की। इसके बाद है कैलिफोर्निया की न्यूज़। यहाँ पे 1 वर्ष के अंतर पे जुड़वा बच्चे जन्मे हैं, ये न्यूज़ में दिखाया गया। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था, न्यू ईयर के टाइम पे जो जुड़वा बच्चे हुए थे तो एक बच्चा जो है तो 11:45 पे पैदा हुआ था और जो दूसरा बच्चा था ये 12 बजे के बाद पैदा हुआ। तो 2021 से 2022 लग चुका था, इस कारण से न्यूज़ में ऐसा दिखाया गया कि 1 वर्ष के अंतर पे जुड़वा बच्चे जन्मे हैं। आगे न्यूज़ है तुर्की की। तो यहाँ पे गाय को VR गॉगल जो होते हैं, यानी कि वर्चुअल रियलिटी जो गॉगल होते हैं, उसको पहनाया गया गाय को एक किसान के द्वारा, जिसके बाद जो गाय की दूध देने की क्षमता है वो बढ़ गई थी। इसके बाद लीबिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं, इनको भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया है। जो उप प्रधानमंत्री थे पूर्व, इनका नाम था अल सादिक अब्दुल करीम अब्दुल रहमान। इनको अभी हाल ही में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद है एमी बेंचमिट। तो अमेरिकी एटमी पोत की ये कैप्टन बनेंगी, इनको उसकी कमान दी गई है और इनका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वहाँ की पहली महिला कैप्टन बनेंगी, इसलिए नाम आपको याद रखना है एमी बेंचमिट। इसके बाद गोंडवाना काल की यहाँ पे 30 करोड़ साल पुरानी चट्टान मिली है। कहाँ पे मिली है, लद्दाख के सिंधु नदी के उत्तर में श्योकवा न्यूब्रा घाटी में 299 मिलियन वर्ष यानी कि 30 करोड़ साल पुरानी ये चट्टान मिली है। इसके बाद संजय कुमार जी का नाम इम्पोर्टेंट है, अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये भी हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं, याद रखिएगा, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं संजय कुमार सिंह जी। इसके बाद जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है दानिश सिद्दीकी को। अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, ये फ़ोटो पत्रकार थे और उस समय वहाँ पे दंगे में इनकी जान चली गई थी। इसके बाद इन्हें जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नाम याद रखिएगा, दानिश सिद्दीकी। और ये जो पुरस्कार है ये 2020 का है। इसके बाद है जैक रिको। तो ये अमेरिका के नेवादा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में 15 वर्ष की उम्र में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर लक्ष्मणन हैं, नवजीत और डॉक्टर मर्चेंट हैं, इनको ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों डॉक्टर हैं भारतीय मूल के, जिनका नाम है वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन, नवजीत ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। इनको इनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है एमा राडुकानु। तो इनका नाम तो आपको पता ही होगा, अमेरिकी ओपन चैंपियन है, ये काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर है इंग्लैंड की। तो हाल ही में इनको इंग्लैंड की महारानी ने सम्मानित किया है, ठीक है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इन्हें मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बनाया है।
आगे यहाँ पे स्मृति शेष डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैं पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें अनाथ बच्चों की माँ के नाम से जाना जाता था। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। सिंधु ताई सपकाल, इनका हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद है प्रख्यात रागी करतार सिंह जी, इनका भी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है रिसेंट में। इसके बाद है 107 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी अयप्पन पिल्लई जी का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले सैनिक हैं ये अमेरिका के, जिनका नाम है लॉरेंस। पूरा नाम है इनका लॉरेंस ब्रुक्स। अभी हाल ही में 112 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इसके बाद खेल चर्चा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे संन्यास लेने के लिए नए नियम बना दिए हैं। तो रिसेंट में हो क्या रहा था, श्रीलंका के जो युवा खिलाड़ी हैं ये संन्यास ले रहे थे, जिससे चिंतित श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने खिलाड़ियों के संन्यास लेने के लिए नए नियम जो है ये लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अब जो खिलाड़ी हैं इनको संन्यास लेने से 3 महीने पहले बोर्ड को नोटिस देना होगा। इसके बाद यहाँ पे एक टेनिस का टूर्नामेंट है, एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट। यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है भारत के लिए। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन की जोड़ी ने यहाँ पे युगल वर्ग का खिताब जीत लिया है। तो इन दोनों का आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा अगर पुरुष एकल वर्ग की बात करें तो यहाँ पे फ्रांस के गेल मोनफिल्स ने जीता है पुरुष एकल वर्ग का खिताब। और महिला एकल वर्ग की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं एशले बार्टी, इन्होंने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है। इसके बाद यहाँ पे आईपीएल की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग, तो आप सभी को पता है कि पहले जो स्पॉन्सर था, मुख्य प्रायोजक था, ये वीवो था। और अब वीवो की जगह टाटा ग्रुप आने वाले 2 सालों के लिए आईपीएल का मुख्य प्रायोजक बन गया है। तो टाटा ग्रुप ने इसके लिए 670 करोड़ रुपए का करार किया है बीसीसीआई के साथ। इसके बाद यहाँ पे न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट की बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हरा के टेस्ट मैच में एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की थी। उसके बाद न्यूजीलैंड ने जो दूसरा टेस्ट मैच था उसे जीत लिया और जो सीरीज़ थी वो 1-1 से बराबर रही। आगे यहाँ पे एसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो चौथा मैच है ये ड्रॉ हो गया, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एसेस की सीरीज़ है ये टेस्ट मैच की सीरीज़ होती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। हालांकि अब ये जो टूर्नामेंट है ये संपन्न हो चुका है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से जीत लिया है। तो आपको याद रखना है 2021 और 22 का जो एसेस था ये ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के 4-0 से जीता है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो आईसीसी ने T20 क्रिकेट में कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। तो जो पहला नियम में बदलाव किया गया है ये धीमी ओवर गति के लिए किया गया है। जो ओवर रेट होते हैं अगर ये स्लो होते हैं तो पहले जो कैप्टन था उस पर जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अभी पेनाल्टी लगाई जाएगी। मतलब कि देखिए पावर प्ले के बाद जो 30 गज का दायरा होता है उसके बाहर 5 फील्डर फील्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर धीमी ओवर गति पाई जाती है उस किसी टीम की तो होगा क्या कि जो 5 फील्डर हैं इनमें से एक को अंदर बुला लिया जाएगा, बाकी के बचे हुए ओवर में सिर्फ 4 ही फील्डर बाहर फील्डिंग कर पाएंगे। और जो दूसरा बदलाव किया गया है इसके तहत जो भी मैचेस होते हैं T20 के, इनमें प्रत्येक पारी के बीच में ड्रिंक्स इंटरवल को लाया गया है 2.5 मिनट का। इसके बाद यहाँ पे हॉकी की बात करते हैं तो FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मैच ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड के लिए भारत के 4 मैचों को नामांकित किया है। क्रिकेट की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के मशहूर ऑलराउंडर हैं क्रिस मॉरिस, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है सारे ही प्रारूपों से, यानी कि चाहे वो वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो, तीनों से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके बाद आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करते हैं, जो अवार्ड आईसीसी ने शुरू किया था रिसेंट में। हर महीने जो महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसे सम्मानित करने के लिए, तो दिसंबर महीने के लिए अवार्ड दिया गया है न्यूजीलैंड के स्पिन बॉलर को, जिनका नाम है एजाज पटेल। इनका नाम आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अभी हाल ही में भारत के खिलाफ एक ही पारी में 10 विकेट झटके थे और ये विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए थे जिन्होंने एक पारी पे 10 विकेट लिए थे। तो दिसंबर मंथ के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है ये एजाज पटेल को दिया गया है। इसके अलावा महिला खिलाड़ी में बात की जाए तो दिसंबर माह के लिए किसी भी महिला खिलाड़ी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। बात करते हैं एजाज पटेल की, तो इन्होंने भारत के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए थे और इससे पहले जिम लेकर ने 1956 में और भारत के अनिल कुंबले ने 1999 में टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लिए थे और अब एजाज पटेल तीसरे गेंदबाज बने हैं। इसके बाद कनाडा की न्यूज़ है, तो कनाडा ने फाइनल में स्पेन को हरा के 2-0 से जीत लिया है 2021-22 का ATP कप का खिताब। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, कनाडा ने जीता है ATP कप इस साल का।
इसके बाद जल्दी से सामयिकी पे नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले म्यांमार की अपदस्थ नेता हैं जो जिनको पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, जिनका नाम था आंग सान सू। तो मैंने आपको बताया था कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई थी इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इस पर कुछ डिसीजन लिया गया है और इनको 4 वर्ष की कैद दी गई है। ठीक है, म्यांमार की अपदस्थ नेता है, इनका नाम है आंग सान सू, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपको याद रखना है, ये हुआ कहाँ? ये हुआ पुदुचेरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। इसके बाद एक नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डॉक्टर कैथरीन कैल्विन का इनका नाम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नासा की मुख्य वैज्ञानिक और वरिष्ठ जलवायु सलाहकार बनी है रिसेंट में, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है काफ़ी, डॉक्टर कैथरीन कैल्विन। इसके बाद यूक्रेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है कि यदि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिका जो है ये रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। आगे यहाँ पे INS विक्रांत की न्यूज़ है। तो ये एक और समुद्री परीक्षण के लिए इसे भेजा गया है। इसका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसका नाम आपको याद रखना है, INS विक्रांत। तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जो भी चीज़ चर्चाएं में थी, सब कुछ हमने डिस्कस किया। इसके अलावा MPPSC के प्री एग्ज़ाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट MCQ थे सब मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और मैगजीन की PDF मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर है, वो कैव है, GK है, सब कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल एक ही प्लेस पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।